नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 67 बीपीएससी और सीडीपीओ को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज का यहां पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इसमें मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस शामिल होगा, खासकर दृष्टि हो गया, आस्था हो गया और परफेक्शन जैसे जो भी टेस्ट सीरीज है सबको यहाँ पे कंपाइल करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें फ़िलहाल देखिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा आपको फुल टेस्ट अर्थात फुल सिलेबस का भी टेस्ट आप लोग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो डेली के डेली बने रहिए, क्योंकि आप लक्ष्य मान के चलिए कि 80% आपको मार्क्स लाना होगा, तभी जाके बीपीएससी का कट ऑफ आप पार कर सकते हैं। अदरवाइज कंपटीशन काफ़ी टफ हो रहा है। तो अभी प्रैक्टिस की प्रक्रिया आप लोग बनाए रखें, जितना हो सके प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आप लोग अधिक से अधिक करें। इसी कड़ी में हमारा एक छोटा सा प्रयास होगा। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, कीकट। बिहार क्षेत्र को कीकट के नाम से यहाँ पे जाना गया और इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे उनको व्रात्य के रूप में जाना गया। जैसे कि मगध जनपद की हम लोग बात करें तो मगध के जनपदों को व्रात्य के रूप में संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्राचीन शासक ने एक राट की उपाधि धारण किया हुआ था? कमेंट आप लोग करते रहे जरूर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद। ध्यान रखिएगा, महापद्म नंद। इसका टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो लगभग 344 बीसी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास नंद राजवंश का एक शक्तिशाली ये शासक हुआ करता था। उसने भारत के उत्तर भारत के खासकर जो क्षत्रिय राजवंशों को पूर्ण रूप से यहाँ पे समाप्त किया और उन्हीं को समाप्त करने के बाद एक राट की उपाधि इसने धारण किया हुआ था। अभी इसके पहले देखिए शिशुनाग वंश चल रहा था, तो उसी शिशुनाग वंश का जो अंतिम जो शासक था महानंदिन, ध्यान रखिएगा महानंदिन, इसी महानंदिन को पराजित करके इसकी हत्या करके इसने नंद वंश की स्थापना किया हुआ था। और उसके पश्चात जब साम्राज्य विस्तार किया तो इसने कलिंग के क्षेत्रों को, ये जो कलिंग का जो क्षेत्र है उड़ीसा का, इन क्षेत्रों को भी इसने जीता। सिंचाई जैसे कार्यक्रम को यहाँ पे इसने चलवाने का प्रयास किया। इसकी जानकारी खारवेल जो शासक है इसके द्वारा जो निर्मित हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका एविडेंस के रूप में आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए गए थे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हाजीपुर में। ध्यान रखिएगा, हाजीपुर में गुप्तकालीन सिक्के पाए गए हैं। अब गुप्त काल है तो पीछे भी आप जा सकते हैं, जैसे कि आहत सिक्के आप देखेंगे तो पटना के आसपास, ठीक है, पटना के जो गोलपुर और पूर्णिया में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, वही पटना के आसपास का जो इलाका है। इसके अलावा बक्सर और चिरांद में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो है यहाँ पे चिरांद, इसको आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुषाण कालीन जो सिक्का है यहाँ से स्रोत के रूप में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध शासक मेदिनी राय का संबंध किस वंश से था? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी बार बार इस प्रश्न को पूछ रहा है। तो इसका संबंध था चेरो वंश से। ध्यान रखिएगा, चेरो वंश एक बहुत कोई बड़ा वंश नहीं था, अगर देखा जाए तो एक छोटा आदिवासी राज्य था। यहीं का शासक हुआ करता था मेदिनी राय। मध्यकाल का मिडेवल जो हिस्ट्री है उस टाइम का बिहार के क्षेत्रों का बड़ा इंपॉर्टेंट शासक हुआ करता था। 1634 में, ध्यान रखिएगा, जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा, जिसका नाम है यहाँ पे प्रताप राय। ध्यान रखिएगा, प्रताप राय। आगे चल के जब मुगलों का साम्राज्य विस्तार हुआ तो इस चेरो वंश को मुगलों ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? अब इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें पाल वंश, बंगाल का जो पाल जो वंश था उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। क्योंकि पाल वंश के जितने भी शासक देखेंगे तो बौद्ध धर्म को उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से माना है। अब वहीं ये देखिए, बंगाल का एरिया कभी शशांक हुआ करता था जो बौद्ध धर्म से काफ़ी नफरत करता था, लेकिन इन पाल वंशों के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से इन लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया। तो इसको जो बनवाया गया था धर्मपाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब ये जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, बिल्कुल आप देखेंगे तो भागलपुर जो गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है वहीं है, भागलपुर का एक
पास ही में इसी के अंतर्गत एक गांव देखने के लिए मिल जाएगा, अचीतक गांव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अचीतक गांव में वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहीं पे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित था पूरी तरीके से। और इसने कुछ और कार्य किया धर्मपाल ने कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाया गया था, याद करिए गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा, तो उस नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसार के लिए इसने 200 गांवों का रेवेन्यू इसने, ठीक है, दान भी किया हुआ था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म का महायान शाखा के रूप में आप समझ सकते हैं। वही महायान जहाँ, ठीक है, मूर्ति पूजा के रूप में बौद्ध धर्म को यहाँ पे माना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चल के जब आएगा बख्तियार खिलजी, याद करिए बख्तियार खिलजी जब आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति के रूप में समझ सकते हैं, या फिर जो गोरी के साथ जो आया हुआ था, वही जब इधर बिहार का अभियान करेगा तो उस अभियान के दौरान इस प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया जाएगा। और एक और विश्वविद्यालय है, आपको याद होगा, उदंतपुरी। इन्हीं क्षेत्रों में उदंतपुरी विश्वविद्यालय के भी यहाँ पे पूरी तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि जला दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? अब कह रहा है कि बिहार का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, तो एक देख पा रहे हैं तुर्क व्यक्ति है यहाँ पे, बख्तियार खिलजी ही था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब ये बिहार में, जब ध्यान रखिएगा, जब अपना साम्राज्य विस्तार करेगा, लूटपाट के दृष्टिकोण से आएगा, तो उस समय बिहार का जो शासक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा लक्ष्मण सेन। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सेन। ये कोई बहुत अधिक उसको टक्कर नहीं दे पाता है लक्ष्मण सेन, और उसके तत्पश्चात बिहार पूरा पूरा इसके अंडर कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे आपको पता है कि नालंदा हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, उदंतपुरी हो गया, सबको नष्ट करते हुए ये सीधे चला जाएगा बंगाल के क्षेत्रों की तरफ भी जाएगा। और बंगाल में जाएगा तो पाल जो शासक होगा उस सबको भी डैमेज करेगा और बंगाल तक पूरा पूरा अपना साम्राज्य विस्तार कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 7, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली हुई है। नर्तकी की कांस्य प्रसिद्ध जो मूर्ति मिली हुई है, कमेंट आप लोग करते रहे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो में। तो देखा जाए तो इधर सिंधु नदी के, ठीक है, बिल्कुल यही जो दक्षिणी जो पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी जो पाकिस्तान है, इन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहीं मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र हो जाएगा। कभी कभी ये दाएं बाएं करके भी, ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ पे पूछ देता है। तो ये सिंधु नदी के अगर यहाँ पे देखा जाए तो इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा दाहिने तट पे। ध्यान रखिएगा, इसके दाहिने तट पे यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा मोहनजोदड़ो। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के ये दाहिने तट पर यहाँ पे स्थित है। अगर मोहनजोदड़ो की कुछ और विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि महास्नानागार भी यहाँ पे मिला हुआ है, अन्नगृह बहुत बड़ा जो बना हुआ लकड़ी का वो भी देखने के लिए मिला हुआ है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी देखने के लिए मिला हुआ है। इसके अलावा दाढ़ी वाला, ध्यान रखिएगा, दाढ़ी वाले आदमी की भी प्रतिमा देखने के लिए मिला हुआ है। पशुपति, ध्यान रखिएगा, पशुपति की प्रतिमा भी देखने के लिए मिला हुआ है। और कपास का टुकड़ा, ध्यान रखिएगा, कपास का टुकड़ा भी यहीं देखने के लिए मिला हुआ है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मोहनजोदड़ो में इसके अलावा महास्नानागार हो गया, अन्नगृह हो गया, नर्तकी की कांस्य मूर्ति हो गया, पशुपति महादेव की मुहर हो गया, दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा हो गया और कपास का एक टुकड़ा। सारा का सारा ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा यहाँ पे रचित है? कह रहा है मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये है यहाँ पे शूद्रक की काफ़ी ही फेमस रचना है, जो सिख संस्कृत ग्रंथ इसको माना जाता है। संस्कृत ग्रंथ इसको माना जाता है। 10 इसमें भाग है और इस मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी। ध्यान रखिएगा, मिट्टी की गाड़ी। और इसमें मेंशन क्या है इस शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम में जो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि इसमें गणिका की पुत्री के साथ एक धनी व्यापारी को यहाँ पे दिखाया गया है। दोनों को प्रेम प्रसंगों का काफ़ी इसमें उल्लेख किया गया है। तो यही है शूद्रक। क्वेश्चन नंबर 9, कुम्हार के
चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ? अब बड़ा कन्फ्यूजन प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चाक के आविष्कार निम्नलिखित में से किस समय हुआ था? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल। चूँकि पूरा पाषाण में पत्थरों के बड़े बड़े उपकरण देखने के लिए मिलेगा। मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे तो छोटे जो माइक्रोलिथिक छोटे छोटे औजार देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नवपाषाण काल ताके आते आते उनके हथियारों में गजब का निपुणता दिखाई देगा। छोटे बड़े, ठीक है, सब प्रकार के यहाँ पे आपको औजार देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे चाक का जो आविष्कार हुआ है, ध्यान रखिएगा, इस नवपाषाण काल में ही यहाँ पे हुआ है। इसी पे देखेंगे तो कुम्हार के चाक पर मृद भांडों का बनना यहाँ पे संभव हो चुका था, जैसे कि आज वर्तमान में लोग गोल गोल मिट्टी का ढेर बना के लोग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले अगर देखा जाए तो कुछ जो मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो लोग हाथों से, ठीक है, माने हाथों से खुद लोग बनाते थे, उसमें किसी प्रकार के औजार का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आयुर्वेद की सबसे पहला दर्ज संहिता कौन सी है? आयुर्वेद की सबसे पहले दर्ज संहिता कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चरक संहिता। ध्यान रखिएगा, चरक संहिता आयुर्वेद की सबसे पहली दर्ज संहिता चरक संहिता है। और चरक संहिता का संबंध बिल्कुल ही यहाँ पे चिकित्सा से है। ध्यान रखिएगा, चिकित्सा से है। और आयुर्वेद की उत्पत्ति वैदिक युग में ही यहाँ पे माना गया है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 11 नंबर प्रश्न, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसके द्वारा यहाँ पे करवाया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पांड्य शासकों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पांड्य शासकों के द्वारा। जिस शासक का नाम है यहाँ पे कुलशेखर। ध्यान रखिएगा, कुलशेखर। टाइम पीरियड की यहाँ पे बात किया जाए तो लगभग, ठीक है, 1190 से लेके 1216 ईस्वी तक यही पांड्य शासकों के द्वारा यहाँ पे करवाया गया है। अब ये देखिए, मीनाक्षी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे माना गया है कि जो शिव की जो पत्नी है, ध्यान रखिएगा, शिव की जो पत्नी है देवी मीनाक्षी को ये मूर्ति पूरी तरीके से समर्पित है। अब यही इतना भव्य मूर्ति जो बना हुआ है, खासकर दक्षिण भारत का जो मूर्ति है या फिर दक्षिण भारत की जो मंदिर है, उसकी संरचना पता होनी चाहिए आपको कि द्रविड़ शैली में यहाँ पे बनाया जाता है। और सबसे इसकी जो विशेषता होती है गोपुरम, जो एंट्री गेट के रूप में समझ सकते हैं। भव्य गोपुरम का यहाँ पे निर्माण करवाया गया है, जैसे कि तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का जो गोपुरम है काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेक यहाँ पे पाया गया है? ध्यान रखिएगा, नागार्जुन कह रहा है कि गुहा लेक यहाँ पे पाया गया है। वो पाया गया है यहाँ पे बिहार की पहाड़ियों में। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नागार्जुन पहाड़ियों में उत्कीर्ण नागार्जुन गुहा लेक बिहार के जहानाबाद जिले में, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, जहानाबाद जिले में ये पाया गया है। अब इस नागार्जुन गुहा लेक का जो संबंध है अशोक का, ठीक है, पौत्र के रूप में आप समझ सकते हैं। अशोक का जो पौत्र, ठीक है, जैसे हम लोग समझने के लिए नाती बोलते हैं, ठीक है, तो उसका नाती के रूप में आप समझ सकते हैं। पौत्र राजा दशरथ से संबंधित है। और इसमें जो लिपि मिला हुआ है, इसकी जो भाषा है और इसकी जो लिपि है, दोनों अगर देखा जाए यहाँ पे तो भाषा के रूप में आप प्राकृत भाषा समझ सकते हैं। और अशोक के समय तो आपको पता है कि ब्राह्मी लिपि काफ़ी उस समय चल रही थी, तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। इसके अनुसार नागार्जुन गुहा लेक में अगर देखा जाए तो 3 गुफाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि वापिका हो जाएगा, गोपिका और वादिका, ठीक है। भिक्षु जो लोग थे वर्षा समय के दौरान खासकर इन्हीं सारे गुहा लेखों में, इन्हीं सारे विहार वगैरह जो बना होता था, इसमें लोग अपना, ठीक है, अपना जो भी एक सीजनली लोग काम करता था यहीं पे रह के। 13 नंबर प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं चारों के चारों बौद्ध संगीति आपको बताने वाला हूँ। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो आयोजित की गई थी, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रा में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अशोक के नेतृत्व में। ध्यान से देखते चलिए, अशोक के नेतृत्व में। टाइम भी पूछ लेता है तो लगभग 250 BC के आसपास ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ गया था, ठीक है, पाटलिपुत्रा में। इसकी जो अध्यक्षता जो किया गया था मोगली पुत्र तीस के द्वारा किया गया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि अभिधम पिटक,
ध्यान रखिएगा, अभिधम पिटक की इसमें रचना किया गया था। तो 3 प्रकार का जो ग्रंथ है, जैसे विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक। तो विनय पिटक और शुद्ध पिटक का जो स्थापना पहली जो बौद्ध संगीति थी उसी समय यहाँ पे हो चुका था, और उस समय जो शासक हुआ करता था अजातशत्रु, और उसको सप्तकर्णी गुफा राजगृह में ही वहाँ पर कंप्लीट किया गया था, और उस समय अध्यक्षता जो किया गया था महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और उसी तरीके से अगर हम लोग द्वितीय अगर बौद्ध संगीति की यहाँ पे बात करें तो देखिए काल शोक के समय हुआ था, जो शिशुनाग वंश का था, वो हुआ था वैशाली में हुआ था। ध्यान रखिएगा, वैशाली में उसकी अध्यक्षता जो किया गया था साबक मीर के द्वारा, ठीक है, साबक मीर के द्वारा किया गया था। उसी समय बौद्ध संघ यहाँ पे देखा जाए तो स्थिरवाद अर्थात थेरवाद तथा महासंघिकों में यहाँ पे बट गया था। और सबसे लास्ट में होगा, ध्यान रखिएगा, कुषाण जो शासक होगा कनिष्क के समय कश्मीर में किया जाएगा, कश्मीर के कुंडल वन में किया जाएगा। उस समय जो अध्यक्षता जो किया था वसुमित्र के द्वारा, और उस समय जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ध्यान रखिएगा अश्वघोष। इसमें क्या हुआ था, तो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का पूरी तरीके से बंटवारा हो गया था। तो चारों के चारों जो बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी बार बार किसी एक से प्रश्न देता ही देता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया हुआ था। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है यही आपको चूज करके बताना है। तो इसमें तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यूनान के द्वारा, चूँकि यहाँ पे सिकंदर के द्वारा ही आक्रमण, अगर इन चारों ऑप्शन को यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले यूनानी आक्रमण सिकंदर का ही यहाँ पे हुआ था। और देखिए सिकंदर लगभग, ठीक है, 28-30 साल में काफ़ी एक बहुत बड़े क्षेत्र को अगर देखा जाए तो यूनान से लेकर भारत तक के बहुत बड़े क्षेत्रों को उसने जीता हुआ था, और ख़ासकर हकमनी एम्पायर जो था ईरान में उसको भी उसने परास्त किया हुआ था। अगर क्रम से बात किया जाए तो सबसे पहले आक्रमण होगा भारत में विदेशी आक्रमण के रूप में ईरानी होगा, उसके बाद ध्यान रखिएगा यूनानी होगा, उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा पार्थिव, पहलव, शक, कुषाण, ठीक है। तो ईरानी, उसके बाद यूनानी। ईरानी शासक था, आपको याद होगा, डेरियस प्रथम, इसी ने सबसे पहले भारत में अटैक किया था, खासकर भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पाणिनि के द्वारा। याद रखिएगा, पाणिनि के द्वारा इस पुस्तक को यहाँ पे लिखा गया था। लगभग देखा जाए तो माना गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, उसी समय जब महाजनपद वगैरह बुद्ध काल वगैरह जब हो रहा था तो उसी समय यहाँ पे लिखा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वेदों को पढ़ने वगैरह के लिए, ठीक है, वैदिक धर्म में उभरे, ठीक है, जो भी ध्वनि विज्ञान था, व्याकरण को यहाँ पे लगभग कई सारे सूत्रों में संकलित करने का इस पाणिनि के, ठीक है, अष्टाध्यायी में यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, कैवल्य पद निम्नलिखित में से किस धर्म संप्रदाय से संबंधित है। तो कैवल्य का जो संबंध है जैन धर्म से है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य का मतलब ही होता है संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि आपको याद होगा कि जो यहाँ पे महावीर स्वामी थे, लगभग 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर, वहीं पे एक जुम्भी ग्राम जो था, वहीं पे इन्होंने बहुत ही कठोर तप किया, शरीर को बहुत अधिक कष्ट दिया, क्योंकि जैन धर्म में कष्ट को सबसे अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है, अहिंसा को सबसे अधिक प्रायोरिटी दिया जाता है। और वहीं पे उनको कैवल्य अर्थात, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको केवलिन भी बोला गया है। और जैन धर्म की बात करें तो 24वें जो तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी ही है, और प्रथम तीर्थंकर याद रखिएगा, 23वें याद रखिएगा, और यहाँ पे 24वें याद रखिएगा। तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें जो तीर्थंकर के रूप में मौजूद है, ठीक है, और 24वां हो जाएगा यहाँ पे महावीर स्वामी के रूप में। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो किस नदी के निकट स्थित है। अब हड़प्पा कालीन जो स्थल जो स्थित है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो, इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सिंधु नदी के दाहिने तट पे अर्थात किनारे पर स्थित है। पूरा मैदानी इलाका है, जलोढ़ वाला इलाका है, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे कृषि किया गया, जिसकी वजह से गैर कृषि कर्मों को प्रोत्साहन मिला। इसीलिए देखिए हड़प्पा काल एक नगरीकरण सभ्यता के रूप में पूरी तरीके से तैयार हुआ। 18 नंबर प्रश्न,
भीमबेटका शैलाश्रय अर्थात भीमबेटका का जो ठीक है शैल वाला जो चित्रांचरण है यहाँ पे भारत के किस राज्य में स्थित है? ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका वाला जो क्षेत्र है यहीं पे स्थित है। इसकी खोज किया गया था वाकडेकर द्वारा, वीएस वाकडेकर के द्वारा इसकी खोज यहाँ पे किया गया था। और इसमें देखेंगे तो लगभग जो पाषाण काल के समय का रेखीय चित्र के रूप में बड़ा शानदार तरीके से देखेंगे तो रेखीय यहाँ पे चित्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये वही काल है जहाँ पे लिपि नहीं था, उस लिपि को पढ़ा भी नहीं गया था, लिपि था ही नहीं था, लेकिन रेखीय चित्र आ गया था। उस समय के जो आदि मानव थे बिल्कुल लाइनिंग का आकार का, समझ रहे हैं ना, लाइनिंग के आकार का यहाँ पे चित्र को बनाने की यहाँ पे लोग कोशिश करते थे। शायद ये माना गया कि अहिंसक और हिंसक चित्रों में विभेद करने की कोशिश करते थे कि भाई किसका शिकार करना चाहिए और किसका शिकार नहीं करना चाहिए। तो भित्ति चित्र के रूप में आप लोग ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्र या फिर रेखीय चित्र के रूप में इस भीमबेटका में देखने के लिए मिल जाएगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शिलालेख ने पहली बार अशोक का नाम उल्लेख किया गया था? अब इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मास्की शिलालेख। ध्यान रखिएगा, मास्की शिलालेख में सर्वप्रथम अशोक का नाम उत्कीर्ण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मास्की की बात करें तो एक वहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वर्तमान में जो कर्नाटक का जो एरिया है, मास्की नदी के तट पर ही ये जो मास्की शिलालेख स्थित है। मास्की जो नदी है देखिए तुंगभद्रा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो देखिए कैसी ठीक है बड़ी बड़ी जो नदियों का निर्माण होता है। मास्की तुंगभद्रा की सहायक नदी और तुंगभद्रा की सहायक नदी हो जाएगा यहाँ पे कृष्णा हो जाएगा, ठीक, सॉरी, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो खोज किया गया था लगभग बताया जा रहा है यहाँ पे कि लगभग 1915 के आसपास, 1915 के आसपास, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, 1915 के आसपास बिडोन के द्वारा इस मास्की अभिलेख की खोज किया गया था। पूरा अगर अशोक के अभिलेखों की अगर हम लोग बात करें कि किसने पढ़ा हुआ था तो उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही यहाँ पे पढ़ा गया था। जनरली सारे ही अशोक के जो अभिलेखों में देखेंगे तो देवनाम प्रियदर्शी लिखा देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मास्की शिलालेख में खुद यहाँ पे अशोक का नाम डायरेक्ट देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से इतिहासकारों के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश किया जाता है कि इस मास्की अभिलेख का संबंध किसी और से नहीं बल्कि अशोक से था। प्रश्न नंबर 20, अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ प्राप्त हुए हैं अग्नि के प्रमाण पत्र? तो यहाँ पे हो जाएगा नवपाषाण युग से। काफ़ी कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसका आयोग के द्वारा जो माना गया है, जो उत्तर है नवपाषाण युग से माना गया है कि अग्नि का सर्वप्रथम, ठीक है। पहले भी देखिए जंगलों वगैरह में आग यहाँ पे ठीक है लग जाता था, लेकिन आदमियों ने खुद से आग जलाना सीखा, अर्थात दो पत्थरों को टकरा के वो नवपाषाण युग से यहाँ पे ठीक है शुरुआत किया। नवपाषाण युग के कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि सर्वप्रथम देखा जाए तो कृषि की शुरुआत हो गई। कृषि की शुरुआत हो गई तो अस्थायी जो जीवन यापन भी शुरू होने लगा, पहिए का आविष्कार होने लगा, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होने लगा, और पहली बार अगर देखा जाए तो समाधान जो पद्धति थी, जो व्यक्ति जो ठीक है मर जाता था तो इन लोगों को दफनाने का भी साक्ष्य यहाँ पे मिलता था। अदरवाइज पहले जहाँ मर गया ठीक है लोग छोड़ देते थे वहीं पे। तो यहाँ पे एक प्रक्रिया जो दिखाई दे रही है समाधान पद्धति, और कई जगहों पे देखेंगे तो जो समाधान जो पद्धति में मृतकों का पैरों को काट दिया जाता था तो शायद उनके पारलौकिक आस्था को भी इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म में यह माना जाता है कि जगत सार्वभौमिक डैश डैश द्वारा सृजित और चलायमान है। तो जैन धर्म में रूल को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात नियम, ध्यान रखिएगा, नियम, जगत सार्वभौमिक नियम द्वारा सृजित और चलायमान है। और इसमें जैन धर्म की बात की जाए तो सबसे अधिक ठीक है कैवल्य प्राप्ति अर्थात ज्ञान पे ही बल देता है, अहिंसा पे बहुत अधिक बल देता है। और यहाँ पे अगर मानता है यहाँ पे बौद्ध धर्म जैन धर्म की अगर मोक्ष की प्राप्ति को ठीक है अगर आपको पाना है तो हमेशा ही ठीक है जीव से, ध्यान रखिएगा, जीव से आत्मा को अलग करना पड़ेगा। और यही जीव से अगर आत्मा को अलग करना है तो शरीर को बहुत अधिक कष्ट देना होगा, तभी जाके पूरी तरीके से जीव से ठीक है मतलब आत्मा का पूरी तरीके से अलगाव हो जाएगा, और तब जाके किसी भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे हो सकती है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा जगत सार्वभौमिक, ध्यान रखिएगा,
नियम, ध्यान रखिएगा, नियम द्वारा सृजित और चलायमान है, क्योंकि यूनिवर्स को लेके पूरे पूरे ब्रह्मांड को लेके भी यहाँ पे बोला जाता है कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ नित्य व शाश्वत है, अपने अनुसार वो चलते रहता है। अर्थात यहाँ पे भी देखेंगे तो जैन धर्म में, ठीक है, ईश्वर की अवधारणा को यहाँ पे ब्रेक किया जाता है, नहीं माना जाता है। 22 नंबर प्रश्न, भारत के शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी? कहाँ शतरंज के खेल की उत्पत्ति हुई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल के दौरान उस समय शतरंज को चतुरंग के नाम से जाना जाता है, चतुरंग के नाम से जाना जाता है। और शुरुआत में जो शतरंज को चतुरंग के नाम से भी नहीं था, बल्कि अगर देखा जाए तो अष्टपद के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। उसके बाद से चतुरंग गुप्त काल में आते आते और फिर से जब मुस्लिमों का भारत में आगमन हुआ तो मुस्लिमों ने उसे शतरंज का नाम दे दिया। अर्थात फारसी जो मुस्लिम थे, इसके साथ साथ अब मुस्लिमों से होते अर्थात ईरान, सऊदी अरब होते चला गया, यूरोप में चला गया, और फिर ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कितने बार पूछ लेता है यहाँ पे कि शतरंज की खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो याद रखिएगा, ठीक है, गुप्त काल के दौरान यहाँ पे माना जाता है। 23 नंबर प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, टाइम पीरियड है लगभग 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। सिकंदर की बात करें यहाँ पे तो इसके कुछ और भी नाम है, जिसको अलेक्जेंडर तृतीय के रूप में इसको जाना जाता है, अलेक्जेंडर तृतीय के रूप में। ये मैसेडोनिया का रहने वाला था, मैसेडोनिया का शासक, ठीक है, सिकंदर यहाँ पे काफ़ी फेमस नाम है, मैसेडोनिया का शासक सिकंदर। लगभग देखा जाए तो लगभग 28-30 साल की उम्र में, अगर वर्तमान में भारत का अगर ठीक है अगर क्षेत्र है तो पूरे के पूरे एरिया को लगभग, ठीक है, मेडिटेरियन सी तक के एरिया को, इतने बड़े एरिया को ये पूरी तरीके से इसने जीत लिया था महज 28-30 साल की उम्र में। तो बीच में बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, जिसको वर्तमान में फारसी साम्राज्य या फिर अकमनी साम्राज्य के रूप में जानते हैं, कमज़ोर हो चुका था। इसको पराजित करके, इसी को डैमेज करके भारत तक यहाँ पे पहुँचाया था। भारत में जब पहुँचा था तो देखिए उस समय झेलम नदी, या फिर आप कह सकते हैं कि झेलम नदी और जो चिनाब नदी के बीच के एरिया तक आ गया था, जिसमें एक शासक आंभी का जिक्र मिलता है, जिसने कोई प्रतिरोध उसका नहीं किया हुआ था, और उस प्रतिरोध सबसे अधिक किया हुआ था पोरस के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पोरस के द्वारा प्रतिरोध यहाँ पे किया गया था। लगभग ये 323 ईसा पूर्व में ये वापस लौट गया और वहीं पे बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत आया हुआ था? अब ह्वेनसांग जब भारत आया हुआ था तो उस समय शासक था, याद रखिएगा, हर्षवर्धन यहाँ पे शासक था। तो उस समय देखिए ह्वेनसांग बहुत ही विकट परिस्थितियों में भारत आया हुआ था, क्योंकि चीन का जो शासक था ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका था कि कोई भी हमारे यहाँ का लोग, ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। उस परिस्थिति में ह्वेनसांग बिल्कुल देखा जाए तो ये मध्य एशिया होते हुए भारत में यहाँ पे एंट्री करेगा, और जब एंट्री करेगा तो लगभग उत्तर भारत में, चूँकि उस समय वर्धन वंश का यहाँ पे शासक होता है, यहाँ पे हर्षवर्धन ही होता है, इसी के दरबार में रहता है। और ह्वेनसांग जब रहेगा तो इसने अपनी बुक, इसकी बुक का नाम काफ़ी फेमस है, सी यू का, ध्यान रखिएगा, सी यू का, यही इसकी बुक का यहाँ पे नाम है। पूरा का पूरा इसने अपना यात्रा वृत्तांत को लिखा हुआ है, और ये दक्षिण भारत तक आया, जितना भी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी विश्वविद्यालय था, जैसे नालंदा हो गया, ठीक है, सारे बौद्ध धर्मों को या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मतलब विश्वविद्यालय हो गया, बिहार हो गया, मठ हो गया, सब जगह उसने लगभग यात्रा किया। तो याद कर रखिएगा सी यू क्या उसकी रचना है। प्रश्न नंबर 25, 3 सिर वाली महेश मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? कितना सिर वाली? 3 सिर वाली विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एलिफेंटा गुफा में, वर्तमान में, ठीक है, महाराष्ट्र का जो एरिया है, खासकर मुंबई के आसपास का जो इलाका है, वहीं पे अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में कोंकण मौर्यों की द्वीप राजधानी एलिफेंटा यहाँ पे होता था, और इस एलिफेंटा का जो पुराना नाम था घारापुरी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, घारापुरी था। तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एलिफेंटा की गुफा लगभग मुंबई महानगर के आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास ही, जैसे मुंबई में अवेलेबल जो, ठीक है, स्थित काफ़ी पुरानी संरचना है गेटवे ऑफ, ठीक है, इंडिया।
8वीं शताब्दी के आसपास माना गया कि जब यहाँ पे राष्ट्रकूटों का जब शासक था, राष्ट्रकूट जब लोग आया हुआ था, याद करिए, ठीक है, राष्ट्रकूट वहीं जो चालुक्यों को ख़त्म करके पराजित करके, ठीक है, जो सब आया हुआ था, जो फिर से चालुक्यों के द्वारा ही राष्ट्रकूटों को पूरी तरीके से पराजित कर दिया। तो यहीं राष्ट्रकूटों ने आया और उस, ठीक है, गुफा मंदिर को लगभग उत्कीर्ण करवाया, उसको खुदवाया, और वहीं पे वर्तमान में देखेंगे तो लगभग 7 गुफाओं का एक पूरा का पूरा इसमें समूह है। सबसे महत्वपूर्ण जो गुफा है इसमें महेश मूर्ति गुफा है, बहुत फेमस नाम है महेश मूर्ति गुफा, ठीक है। तो इतना बातों का आप लोग याद रखिए, कितना कवर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, मौर्य साम्राज्य के प्रांत अवंती पद की राजधानी का नाम क्या था? अवंती पद की राजधानी का नाम क्या था? तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे उज्जैन। उस समय देखिए 4 मार्ग था, एक तरफ देखा जाए तो लगभग नॉर्थ हो जाएगा, साउथ, और इधर हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट, इधर हो जाएगा ईस्ट। तो नॉर्थ में यहाँ पे हो जाएगा खुद तक्षशिला था, नीचे आएंगे दक्षिण में तो कर्नाटक में यहाँ पे सुवर्णगिरी हो जाएगा, इधर पूरब की तरफ जाएंगे तो इधर ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ठीक है, खासकर बंगाल के क्षेत्रों में, और इधर वेस्ट में पश्चिम का जो क्षेत्र था जिसको अवंती पथ बोला गया, वर्तमान में इसी को उज्जैन बोला जाता है। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिरों का सही कालानुक्रम है? देखिए काफ़ी फेमस मंदिर है, लेकिन बहुत सारे मंदिर के बारे में, ठीक है, मैं भी आपको पता नहीं होगा। लक्ष्मण मंदिर, कामाख्या मंदिर, तटीय मंदिर, और यहाँ पे हो जाएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो इसमें देखिए सबसे पहले, ठीक है, जो बनाया गया है तटीय मंदिर बनाया गया है, लास्ट में सबसे जो बनाया गया है कामाख्या मंदिर बनाया गया है। इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 27 का करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 27 का बी। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, उसके बाद मोढेरा सूर्य मंदिर। तटीय मंदिर की यहाँ पे अगर बात किया जाए, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, तो तटीय जो मंदिर की यहाँ पे बात किया जाए तो तटीय मंदिर की जो शुरुआत जो किया गया था पल्लव शासक, ध्यान से देखते चलिए, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। इसके बाद से देखिए दूसरा है लक्ष्मण मंदिर। लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण किया गया है यहाँ पे खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, विष्णु को समर्पित है, वैष्णव धर्म को विष्णु को समर्पित है। उसी तरीके से मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है लगभग इसको, ठीक है, 1026 के आसपास माना गया है। सोलंकी जो वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। और सबसे लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर, ठीक है, काफ़ी फेमस मंदिर है, कामाख्या देवी को, ठीक है, समर्पित है, एक शक्तिपीठ है जिसका निर्माण अगर देखा जाए तो असम में 17वीं शताब्दी के दौर में इसको किया गया है। तो बाद में सबसे देखिए इसी कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, मतविलास प्रहसन के रचयिता कौन है? मतविलास प्रहसन के रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट करते रहे। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। याद रखिएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ये भी पल्लव शासक ही है, पल्लव शासक, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा रचित, ठीक है। 2 उत्कृष्ट जो रचयिता में से सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है यहाँ पे देखिए मतविलास, ठीक है, प्रहसन है, और दूसरा जो महेंद्र वर्मन के द्वारा जो लिखा गया है भोगवत, इसके अलावा भोगवत, ठीक है, जुक्का करके, ठीक है। तो काफ़ी फेमस इसको पूछा जाता है, मतविलास प्रहसन को यहाँ पे ही पूछा जाता है। मतविलास प्रहसन एक व्यंग रचना है जिसमें, ठीक है, व्यंग के माध्यम से बातों को बताया जाता है। जो अधार्मिक कपालिका और पशुपति शैवित पंथ, इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म के विचित्र पहलुओं पर यहाँ पे प्रकाश डाला गया है, यथार्थ व्यंग्यात्मक टिप्पणी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को तमिल साहित्य का जनक माना जाता है? तमिल साहित्य को जनक किसको माना जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अगस्त्य को। माना गया, देखिए अगस्त ऋषि वहीं जब भारत में, उत्तर भारत में अगर वैदिक धर्म चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था, तो ये आए और, ठीक है, विंध्य पर्वत को पार करके ये आए। विंध्य पर्वत की ऊंचाई उस समय बहुत अधिक थी। अगस्त ऋषि ने बोला कि भाई नीचे हो जाओ, विंध्य पर्वत नीचे आ गया। और इन्होंने ये भी बोला हुआ था कि जब तक, ठीक है, मैं वापस ना जाऊँ तुम्हारी हाइट नीचे ही होनी चाहिए। अगस्त ऋषि वापस गए नहीं और इसकी हाइट भी, ठीक है, यथावत रह गई, ऐसा, ठीक है, माना जाता है। मैथ्स के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। तो काफ़ी फेमस नाम है अगस्त ऋषि, यही ब्राह्मण धर्म को नीचे ले गए, अर्थात दक्षिण भारत में भी लेके गए। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल यहाँ पे कौन सा है?
सिंधु घाटी का सबसे जो पूर्वी स्थल हो जाएगा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में अर्थात मेरठ में, ध्यान रखिएगा मेरठ में ये स्थान स्थित है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आज ठीक है, चूँकि पहला दिन है तो आज 30 क्वेश्चन ही रखते हैं। बाकी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन की संख्या कंटिन्यू रूप से बढ़ती जाएगी। इतना आप लोग देखते रहिए, ठीक है, और रिस्पॉन्स करिए। वीडियो को अधिक से अधिक हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि ठीक है हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और पूरी की पूरी देखिए, ठीक है, 150 क्वेश्चन कराने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा। एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कर रहे हैं। अगर ठीक है, अगर आप फीडबैक ऐसा देते हैं कि नहीं सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते चलिए, तो मेरे ख्याल से एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक तो फ़ायदेमंद नहीं होता है। सिर्फ आपको लगेगा कि मैं टेस्ट सीरीज में लगा रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से बिल्ड नहीं होता है। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो समय लगेगा, लेकिन आसपास के जो डायमेंशन होंगे, जो भी प्रश्न जो पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में कवर होने की पूरी यहाँ पर संभावना बनी रहती है। तो आज पहला क्लास है तो 30 क्वेश्चन ही हम रोल रहने देते हैं। बाकी आपको ठीक है कल से ये पूरी तरीके से कंटिन्यू रूप से आपको ये सीरीज मिलती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर करते रहें। जय हिंद।